हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, तो फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन है ना, और फ्लूइड स्टैटिक इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर भी हम देखें तो दो चीज़ें देखेंगे। एक जिसके अंदर फ्लूइड जो है एट रेस्ट है एंड कंटेनर ऑल्सो एट रेस्ट। ठीक है, और ये वाला सेक्शन होगा जिसमें फ्लूइड तो रेस्ट पे होगा बट कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग। डायनेमिक्स के अंदर हम बात करेंगे फ्लूइड के फ्लो की, है ना, फ्लोइंग फ्लू। तो इस सेक्शन के अंदर जो फ्लूइड स्टैटिक होगा उसमें हम इसमें देखेंगे प्रेशर के लिए प्रेशर वेरिएशन को देखेंगे। इसमें हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ की। इसमें हम देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। ठीक है, और जो फ्लूइड डायनेमिक्स वाला पोर्शन होगा उसमें हम बात करेंगे आइडियल फ्लूइड के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और इसमें हम बात करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल की। ओके, इसका एक और सेक्शन होगा जिसमें हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जैसे कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और कैपिलरिटी, उस इफेक्ट को भी स्टडी करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड से। तो हम पहले तो डिफाइन करते हैं कि फ्लूइड एक्चुअल में है क्या। तो हम जानते हैं कि फ्लूइड मीन्स सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है। इसके अंदर हम गैस और जो लिक्विड होते हैं उसे यहाँ पे रखते हैं। तो फ्लूइड जो है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सॉलिड है तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में देखिए तो उनकी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उस वजह से अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म तो होता है बट ड्यू टू स्ट्रेस फोर्स वो अपनी इनर्शियल स्टेट जो है वो रिगेन कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सॉलिड के लिए बात करूं तो जब इस सॉलिड पे मैं एक टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूं तो इस टेंजेंशियल फोर्स से होगा क्या, इस टेंजेंशियल फोर्स से उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पर एक शेयर स्ट्रेंथ आएगा, शेयर स्ट्रेस आएगा। जो शेयर स्ट्रेस क्या करेगा, इसको अपनी इनिशियल स्टेट पे ले आएगा। यानी इस कंडीशन पे शेयर स्ट्रेस जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे हमारे पास जो टेंजेंशियल फोर्स है नॉट इक्वल टू जीरो है। टेंजेंशियल फोर्स में तो ये जो स्ट्रेस की वजह से जो आ रहा है वो, तो ये अपनी इनिशियल स्टेट जो है वो रिगेन कर लेगा, रिगेन इट्स इनर्शियल स्टेट। तो ये हमारे पास है सॉलिड, ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस की वजह से आए। पर अगर बात करें यहाँ पे फ्लूइड के लिए, तो फ्लूइड में क्या है कि इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होते हैं। उसकी वजह से जब हम यहाँ पर इस पर कोई टेंजेंशियल फोर्स, हल्का सा टेंजेंशियल फोर्स भी लगाते हैं तो ये जो फ्लूइड है वो लेयर्स की फॉर्म में स्लाइड होने लगता है। और इसमें होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो लेयर्स की फॉर्म में होंगे और ये लेयर्स जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने लगेंगी। अब यहाँ पर इस कंडीशन पे शेयर स्ट्रेंथ जो है वो जीरो होती है। शेयर स्ट्रेंथ जीरो होने की वजह से यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स नहीं आ पाता जो इसको वापस अपनी इनर्शियल स्टेट पे ला पाए। तो इस वजह से यहाँ पे फ्लूइड जो है वो फ्लो हो जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि जो फ्लूइड होता है इनका कोई खुद का शेप नहीं होता। जैसे सॉलिड होता है उनका एक शेप होता है पर फ्लूइड का कोई शेप नहीं होता। वो जो कंटेनर होते हैं उसी शेप को गेन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी शेप का कोई ग्लास लें, उसके अंदर वाटर जब पोर करते हैं तो वाटर उसी शेप के अंदर आ जाता है जो उस ग्लास का होता है।
है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लूइड होते हैं उनका कोई शेप नहीं होता। बॉक्स के अंदर अगर हम कोई गैस फिल करेंगे तो बॉक्स जो होगा, बॉक्स के अंदर जो वॉल्यूम होगा, गैस उस कंप्लीट वॉल्यूम को फिल कर लेगा और उसी शेप के अंदर आ जाएगा। तो यही होता है यहाँ पे। जैसे बलून की भी बात करें तो जब हम बलून में गैस ब्लो करते हैं तो गैस जो होती है वो बलून का शेप ले लेती है ना। तो यहाँ पर फ्लूइड जो होते हैं वो होते हैं जिनके अंदर टेंजेंशियल जो shear स्ट्रेंथ होती है वो जीरो होती है। सब्सटेंस डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर अप्लाइंग ऑफ shear स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल द shear स्ट्रेस में बी। ओके, तो फ्लूइड हमारे पास ये होता है, इनका कोई शेप नहीं होता। कंटेनर का शेप जो है वही इन फ्लूइड का शेप होता है। shear स्ट्रेंथ जो होती है वो जीरो होती है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो जो फ्लूइड होता है, लिक्विड की हम बात करें जैसे, तो उनकी जो फ्री सरफेस होती है ना, जी जो वाली सरफेस होती है इसे हम बोलते हैं फ्री सरफेस। ठीक है, और ये जो फ्री सरफेस होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलेरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन। जैसे हमें पता है ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो ये जो फ्री सरफेस होती है वो इस ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर होती है ना। तो याद रखना, अगर हम बात करें ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की कंडीशन पे, तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्री सरफेस होती है वो इस एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर होती है ना। तो अगर हम जैसे इसको टिल्ट भी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसे टिल्ट भी करें तो जो सरफेस होती है वो वैसी की वैसी रहती है। अगर हम इसको थोड़ा टिल्ट भी कर दें इस तरीके से, तो हम क्या देखते हैं, जो फ्लूइड होता है उसकी जो फ्री सरफेस होती है वो अभी भी परपेंडिकुलर होती है ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन के, है ना। तो जो फ्री सरफेस होती है फ्लूइड की, लिक्विड की, वो एक्सेलेरेशन की परपेंडिकुलर होती है। तो अब बात करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स की। तो अभी हमने कहा कि फ्लूइड स्टैटिक्स वो सेक्शन है जहाँ पे हम फ्लूइड एलिमेंट को एट रेस्ट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे नो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन फ्लूइड एलिमेंट्स। तो फ्लूइड एलिमेंट जो होंगे उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे। ओके, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में। तो फ्लूइड स्टैटिक में सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी को, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी को। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर की। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है। सबसे पहले देखते हैं डेंसिटी की। तो देखो, एक सब्सटेंस के लिए जो हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जो उसके मास और वॉल्यूम में रिलेशन बताता है, डेंसिटी, वो हम डिफाइन करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम से। यानी पर यूनिट वॉल्यूम जो सब्सटेंस का मास होता है उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है वो सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, मास या वॉल्यूम पे नहीं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे किसी एक सब्सटेंस का छोटा सा अमाउंट लें, जैसे यहाँ पे फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम, ये जो कंटेनर के अंदर लिक्विड है इसका एक छोटा सा अमाउंट जो है वो हमने एलिमेंट की फॉर्म में लिया, ये, ठीक है। तो इसका मास जो है वो है डेल्टा एम और इसका जो वॉल्यूम है वो है डेल्टा वी। तो इस पॉइंट के लिए, है ना, इस पॉइंट के लिए जो हमारे पास डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी। पर अगर ये वाला जो पॉइंट हम ले रहे हैं ना, ये वाला वॉल्यूम जो हम ले रहे हैं, ये वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम हो, मतलब हम इस एलिमेंट को पॉइंट एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, डेल्टा वी टेंस टू जीरो। तो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी टेंस टू जीरो, ये हमारे पास होगा डी एम अपॉन डी वी। ये हमारे पास है डेंसिटी। ये हमारे पास है डेंसिटी एट पॉइंट ए, है ना। तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट पे जो डेंसिटी होगी वो डी एम अपॉन डी वी होगी। हाँ, अगर हमारे पास जो फ्लूइड है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हर पॉइंट पे सेम है, यानी वो हमारे पास एक होमोजीनियस है। अगर फ्लूइड जो है वो होमोजीनियस है तो उस कंडीशन पे हम जो डी एम हमने लिखा है, डी एम की जगह एम लिख सकते हैं और जो डी वी है उसकी जगह वी लिख सकते हैं, है ना। तो इस कंडीशन पे हमारे पास डेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो हम लिखते हैं एम अपॉन वी। तो एक होमोजीनियस सब्सटेंस की कंडीशन में हम उसे लेंगे एम अपॉन वी। बट अगर ये होमोजीनियस नहीं बोला हुआ है तो उस कंडीशन में डी एम अपॉन डी वी होगा किसी एक पॉइंट पे डेंसिटी का रिलेशन, ठीक है। तो हम जो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे किसी भी फ्लूइड के लिए, तो वो फ्लूइड जो है वो नॉर्मली होमोजीनियस होंगे।
तो अगर क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ कुछ भी तो हम उसे होमोजीनियस मानेंगे, मीन्स हर पॉइंट पे उसकी डेंसिटी जो होगी वो सेम होगी, यानी हम मास अपॉन वॉल्यूम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है वो एक सब्सटेंस की डेंसिटी के बारे में बताता है। जब हमें उस सब्सटेंस की डेंसिटी को अदर सब्सटेंस के साथ कंपेयर करना होता है तो उसमें हमें एक कंपैरिजन के लिए आइडियल फ्लूइड चाहिए। वो आइडियल फ्लूइड हम लेते हैं वाटर को, जो हर जगह अवेलेबल होता है। अब वाटर की जो डेंसिटी होती है वो भी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, है ना। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वाटर की डेंसिटी भी चेंज होती है। जैसे हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, तो जब हम टेम्परेचर कम करेंगे, तो वॉल्यूम जो होगा वो, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज होगा। और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो अप टू 4 डिग्री सेल्सियस हम देखते हैं कि जो वाटर होती है उसकी डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। बट अगर आफ्टर 4 डिग्री बात करें, ये कंडीशन है बिफोर 4 डिग्री सेल्सियस की। आफ्टर 4 डिग्री की बात करें तो टेम्परेचर जब हम और कम करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, यानी डेंसिटी अब डिक्रीज होती है। यानी यहाँ पर जो है डेंसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है ना। तो इस पॉइंट पे हमारे पास डेंसिटी अलग मिल रही है ना। तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है उसे हम कंपेरिजन में लेते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए जो डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, दैट डिफाइन एज डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव डेंसिटी है इसका फॉर्मूला ये आएगा। रिलेटिव डेंसिटी जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, वो यूनिट लेस होगी, यानी वो सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। वो एक हमारे पास स्केलर वैल्यू आएगी और वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब उस कांस्टेंट वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है और पूछा हुआ है कि उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है ना, लिक्विड की डेंसिटी है, तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इनटू वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस जो होती है उस पर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाँ, इसको अगर केजी में लेंगे तो हम लिखते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यानी अगर हम यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पे लें तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो सब्सटेंस के लिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डेंसिटी भी हो जाएगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो है वो 1 है। यानी अगर मैं कहूँ कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg जो है वो कितना है 13.6 है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ Hg ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वो होगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है तो हम यहाँ से डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसमें सेकेंड जो टर्म होती है वो हमारे पास होती है रिलेटिव ग्रेविटी, है ना। तो इस पोर्शन को एक बार मैं मिटा देता हूँ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, दैट इज रेशियो ऑफ वेट ऑफ गिवन लिक्विड टू द वेट ऑफ अ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का जो वेट है ना, और जो उस लिक्विड का वेट है, तो लिक्विड का वेट अपॉन वाटर का वेट, उसका जो रेशियो होता है दैट डिफाइन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो अगर हमारे पास डेंसिटी और लिक्विड जो है वो रॉयल है और ग्रेविटेशन एक्सलेशन जी है, हम अर्थ पे बात करते हैं, जी जो है वो हर जगह यूनिफॉर्म अगर लेते हैं हम यहाँ पे, और वाटर के लिए रो इंटू जी होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू जो है वो रो एल अपॉन रो डब्ल्यू, यानी लिक्विड डेंसिटी अपॉन वाटर डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस ही आता है। तो फॉर कैलकुलेशन अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसको हम रिलेटिव डेंसिटी जो है उसको उससे रिप्लेस कर सकते हैं, या रिलेटिव डेंसिटी को रिलेटिव ग्रेविटी से, मतलब ये दोनों जो है वो सेम ही होंगे फॉर कैलकुलेशन। ये दोनों जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, यूनिटलेस होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और ये वैल्यू हमेशा जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी पॉजिटिव और कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेशर के लिए। तो प्रेशर जो होगा
तो जो प्रेशर होगा वो डिफाइन होगा फोर्स अपॉन एरिया से। देखिए अगर ये कोई सेक्शन है और हम कहते हैं कि इस सेक्शन पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है डेल्टा एफ और इसका एरिया जो है वो डेल्टा ए है, तो इस कंडीशन पे हम जो प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर हम बोलते हैं डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए। अब अगर यहाँ पर हम जो एरिया है वो काफ़ी कम करें, यानी डेल्टा ए टेंस टू जीरो करें, तो हमारे पास ये एरिया जो है वो एक पॉइंट में कन्वर्ट होगा। तो हम यहाँ पे प्रेशर बोल सकते हैं प्रेशर लिमिट डेल्टा ए टेंस टू जीरो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए, जो हमारे पास हो जाएगा P इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी ए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटे से एलिमेंट पे जो छोटा सा एक पॉइंट होगा, पॉइंट पे हमारे पास जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला आएगा डी एफ अपॉन डी ए। अब अगर यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स अगर पूरे सेक्शन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कांस्टेंट है अगर, है ना, यहाँ पे F जो है वो वेरी नहीं कर रहा है, इस पूरे सेक्शन पे फोर्स अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन पे हम डी एफ जो है उसकी जगह लिख सकते हैं F, और जो डी ए है उसकी जगह हम लिख सकते हैं ए जो होगा टोटल एरिया होगा और F जो होगा वो टोटल फोर्स होगा जो इस सेक्शन पे परपेंडिकुलर लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे उस कंडीशन पे हम फोर्स को, मतलब प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया बोल सकते हैं। तो देखिए डेल्टा ए टेंस टू जीरो हमने रिड्यूस किया तो हमें मिला डी एफ अपॉन डी ए, है ना। तो अगर हमारे पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। पर इतना याद रखिएगा जो प्रेशर होगा दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहाँ पे जो फोर्स होता है ये फोर्स होता है परपेंडिकुलर। फ्लूइड के लिए हम बात करते हैं तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगाती है, जिसे हम बोलते हैं थ्रस्ट, है ना। एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्रेशर का वो होगा थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट मतलब वो फोर्स जो सरफेस की परपेंडिकुलर है। तो अगर हमारे पास कोई फोर्स अगर एंगल पे भी लग रहा है तो हम जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही लेंगे अगर प्रेशर हमें निकालना है तो फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, इसलिए हम उसे लिखते हैं उसका फोर्स अपॉन एरिया, है ना। जैसे कि अगर इसी केस में देखें कि एलिमेंट है और यहाँ पे जो फोर्स है वो एक एंगल पे लग रहा है, ये फोर्स की वैल्यू एफ है और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है ना। तो नॉर्मल के केस में हमारे पास यहाँ पे फोर्स के जो है वो दो कंपोनेंट आ सकते हैं, एक होगा यहाँ पे हमारे पास एफ कॉस थीटा और एक होगा एफ साइन थीटा। ये हमारे पास है नॉर्मल कंपोनेंट और ये हमारे पास है टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो अब देखिए जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो प्रेशर के अंदर आएगा, यानी हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ये, अगर इसका एरिया जो है वो ए है तो होगा हमारे पास एफ कॉस थीटा अपॉन ए। ओके, और जो एफ साइन थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट है जो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर में इंक्लूड नहीं होता। ओके, अब इसमें ये चीज़ भी देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है, मतलब अगर हमें फोर्स दिया हुआ है तो हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास प्रेशर होगा, फोर्स होगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ओके, तो अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए एग्जांपल क्या है कि ये एक इंक्लाइन सरफेस है जिसका एरिया जो है वो ए है। इस पे हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है एफ और ये एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, प्रेशर ऑन सरफेस इज पी नॉट, यानी प्रेशर जो है वो गिवन है, इस सरफेस पे जो प्रेशर है वो पी नॉट है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो एफ और ये एंगल थीटा है। तो हमें पूछा हुआ है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, यहाँ पे जो हमने फोर्स लगाया है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये पूछा हुआ है। तो अब एक चीज देखिए, अभी हमने कहा कि जो एफ परपेंडिकुलर होता है ना, जो हमारे पास एफ परपेंडिकुलर होता है दैट इज प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा एफ परपेंडिकुलर, वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ए। बट अगर एफ परपेंडिकुलर और एफ में रिलेशन देखें तो वो क्या होगा, देखिए
यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, यानी यहाँ से अगर देखें तो जो एफ साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर, यानी पी नॉट ए। तो हमारे पास यहाँ पे जो एफ की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी पी नॉट ए अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ये हमारे पास है प्रेशर का। अब यहाँ पर जो प्रेशर है, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। तो अभी हमने देखा प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो होता है वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगाता है। देखिए हमने कहा कि जो फ्लूइड होता है वो अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ जो है वो फोर्स लगाता है, वो फोर्स अपॉन एरिया जो है वो प्रेशर होता है। अब हम अर्थ पे अगर हैं तो हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर है काफ़ी हाइट तक एयर का, वो एयर जो है वो भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। तो उस फोर्स की वजह से जो पर यूनिट एरिया हमारे पास फोर्स आता है उससे हम प्रेशर बोलते हैं, और वही प्रेशर डिफाइन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास जो सी लेवल होता है, सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो हम लेंगे 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो काफ़ी फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे अर्थ सरफेस से हाइट, डेप्थ, टेम्परेचर, डेंसिटी, और काफ़ी फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम सी लेवल पे अगर एवरेज उसकी वैल्यू देखेंगे तो एवरेज वैल्यू हम लेते हैं ये 1.013 10⁵ पास्कल, और ये जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे हम 1 atm डिफाइन करते हैं, यानी हमें मिलेगा 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और हमारे पास 1 बार जो होता है, 1 बार क्या डिफाइन होता है, 1 बार जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये हमारे पास उसकी यूनिट्स होती है। ये तो बात हुई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉज प्रेशर, कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गॉज प्रेशर है, और जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो आपस में रिलेट कैसे करते हैं। देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर वो प्रेशर होता है जो सब्सटेंस पे या उस सरफेस पे टोटल फोर्स लग रहा है, वो टोटल, एब्सोल्यूट मतलब टोटल जो प्रेशर लग रहा है वो। ओके, और यहाँ पे जो गॉज प्रेशर होता है दैट इज डिफरेंस एटमॉस्फेरिक। देखिए अगर किसी अर्थ सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट पे बात करें, तो या किसी लिक्विड में किसी पॉइंट पे बात करें, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेयर की वजह से और प्लस फ्लूइड की वजह से। तो उस फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर होगा उसे हम बोलते हैं गॉज प्रेशर, और उसमें जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड कर देते हैं उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इस हिसाब से हम गॉज प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं। गॉज प्रेशर होता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे प्रेशर को तो हम क्या बोलेंगे गॉज प्रेशर को, तो गॉज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। यही तो हमने कहा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है यहाँ पे, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गॉज। गॉज मतलब फ्लूइड की वजह से प्रेशर, और P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P गॉज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास P एब्सोल्यूट माइनस P नॉट। अब एक चीज देखिए यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। गॉज प्रेशर जो है, गॉज प्रेशर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, देखिए यहाँ पे नीचे पॉइंट भी लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 while the gauge pressure can be negative also। ओके, तो हमारे पास गॉज प्रेशर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन इनके रिलेशन यहाँ पे हम देखते हैं। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल को प्रेशर लेवल से रिप्रेजेंट करें, तो देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल हम मानते हैं, ये है प्रेशर लेवल, और इसको हमने कहा है प्रेशर 0। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू है ये P नॉट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है P नॉट ये है एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर। ठीक है, अब अगर एब्सोल्यूट प्रेशर कहें कि एब्सोल्यूट प्रेशर उसका जो निकला वो ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल प्रेशर है ये है P एब्सोल्यूट, है ना, ये P एब्सोल्यूट लेवल टोटल प्रेशर लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू जो है वो P एब्सोल्यूट,
और दूसरा जो है वो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये वाला, ये होगा P गॉज, यानी ये गॉज प्रेशर होगा। ये हमारे पास होगा P माइनस पी नॉट, है ना। P जो है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर है और P नॉट जो है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यानी इस केस में अगर हम देखेंगे तो जो गॉज प्रेशर है ना, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो गॉज प्रेशर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अगर सेकंड केस में देखें कि अगर यहाँ पे हम जो जीरो लेवल जो है वो ये कहा हमने, ये तो हमारे पास ये जो है वो P0 है, ठीक है। और ये वाला जो लेवल है ये हमारे पास है P0। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसे, ये हमारे पास P0, ठीक है। और जब हमने एब्सोल्यूट प्रेशर देखा, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर हमें यहाँ से यहाँ मिला, ये हमारे पास P एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है P एब्सोल्यूट, यहाँ से यहाँ तक जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इन दोनों का जो डिफरेंस ये है ना, वो हमारे पास होगा P माइनस पी नॉट। अभी जी देखिए ये जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में आएगा, नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो गॉज प्रेशर आएगा दैट इज नेगेटिव, तो ये हमारे पास जो है ये है पॉजिटिव गॉज प्रेशर। ये कब होगा, जब हमारे पास P जो है वो ग्रेटर देन पी नॉट है, और ये हमारे पास है नेगेटिव गॉज प्रेशर। ये कब होगा, जब P जो है वो क्या है, लेस देन पी नॉट, ठीक है। तो जब एटमॉस्फेयर प्रेशर से नीचे अगर प्रेशर हुआ तो वो प्रेशर नेगेटिव होगा, और से हम बोलते हैं नेगेटिव गॉज प्रेशर। बट एब्सोल्यूट प्रेशर और जो एब्सोल्यूट प्रेशर और जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेशर वेरिएशन की विद डेप्थ। तो अगर हम फ्री सरफेस से बात करें तो फ्री सरफेस पे अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो हमें पता है कि फ्लूइड से जब फ्री सरफेस से डेप्थ पे आता है तो प्रेशर जो है वो वेरी करता है। तो उस प्रेशर वेरिएशन को हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे फ्री सरफेस है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो पी नॉट है, ये हमारे फ्री सरफेस, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो पी नॉट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक डेप्थ पे एक एलिमेंट लिया, तो ये डेप्थ जो है वो y, इस पे हमने एक एलिमेंट लिया ये, जिसकी जो विड्थ है वो dy है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर है ऊपर वाले सरफेस, वहाँ पे प्रेशर P है। तो अगर ऊपर से नीचे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P प्लस dP, ओके। तो अब इस एलिमेंट पे देखते हैं, तो यहाँ पे नीचे की तरफ होगा dW, तो इसका वेट dW जो है नीचे की तरफ लगेगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी देखिए, अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे तो इसका बेस एरिया हम मान लेते कुछ भी A, ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो dy है, तो इसका जो वेट हो जाएगा वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू dy इंटू जी, ये हमारे पास हो गया वेट, ठीक है। इसके अलावा और कौन से फोर्सेस जो इस पर अप्लाई होंगे, तो देखिए यहाँ पे नीचे जो प्रेशर है वो P प्लस dP है, तो फ्लूइड पे है ना, इस फ्लूइड एलिमेंट की बात हो रही है ना, इस फ्लूइड एलिमेंट पे जो नीचे वाला फ्लूइड है उसकी वजह से जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और वो कितना आएगा, वो होगा P प्लस dP इंटू ए, और ऊपर वाला जो फ्लूइड है जो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा वो होगा P इंटू ए, ओके। तो P जो है वो इस लेवल पे प्रेशर है, P प्लस dP जो है वो नीचे वाले लेवल पे प्रेशर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, ओके। तो इन इक्विलिब्रियम में अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट अगर मतलब जो एलिमेंट है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इन इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो बैलेंस होंगे,
यानी पी ए प्लस डी डब्ल्यू होगा, दैट विल बी इक्वल टू, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, जो हमारे पास फ्लूइड एलिमेंट है dw, that is balanced by difference of this two forces, यानी p plus dp into a, है ना, माइनस ए पी माइनस पी ए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रो ए डी वाई इंटू जी इजिकल टू इन दोनों का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा डी पी इंटू ए, यानी हमें मिल गया डी पी इजिकल टू रो ए तो हट गया, रो जी डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास dp जो है, प्रेशर वेरिएशन जो है वो हमें पता चला, दैट इज डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटेशन, एक्सलेशन और dy, एलिमेंट की जो डेप्थ है वो। ओके, तो यहाँ पे dp जो है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर डिफरेंस कम होगा। यानी सेम फ्लूइड के लिए अगर बात करें, मतलब वाटर के लिए बात करें और एक एच के लिए बात करें, तो सेम डेप्थ और सेम जी के लिए अगर बात करेंगे तो डेंसिटी जिसके लिए ज़्यादा होगी, प्रेशर डिफरेंस उसमें ज़्यादा होगा। ओके, तो यही रीज़न होता है कि हम जब बात करते हैं मैनोमीटर के अंदर, तो हम वाटर की जगह वहाँ पे एच जी यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा डेंसिटी होगी तो प्रेशर डिफरेंस के लिए हमें जो हाइट होगी वो कम मिलेगी। ओके, जी जो है ग्रेविटेशन एक्सलेशन है, तो अगर हम अर्थ पे बात करें, मून पे बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर वेरिएशन आएगा, और ये डेप्थ पे है ना। तो अगर हम यहाँ पे दो लेवल पे बात करें प्रेशर के लिए, कि हम कोई दो पॉइंट देखते हैं, हमने देखा dp इजिकल टू क्या रिलेशन आया, हमें मिला dp इजिकल टू रो जी डी वाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दो लेवल पे बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है वो हम कहते हैं कि फ्री सरफेस है, यहाँ से डेप्थ जो है वो h2 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है वो h1 है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कि p1 और p2 जो दो पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन हम निकाल सकते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके, ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलो अभी तो P1 और P2 ले लेते हैं, ये P1 ये P2। ठीक है, सॉरी, P2 से P1 है ना, P2 से P1 dp इजिकल टू रो जी डी वाई। ठीक है, और जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो यहाँ पर हाइट जो आएगी वो h2 से h1 आएगी, तो ये हमें मिला P1 माइनस P2, यानी प्रेशर डिफरेंस इजिकल टू रो जी। अब देखिए डेंसिटी और जी हमने यहाँ पे कांस्टेंट माना है, इन केस अगर डेंसिटी जो है वो वेरी करती है तो यहाँ पे हम डेंसिटी का वेरिएशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला हुआ है कि डेंसिटी का रिलेशन दिया हुआ रो नॉट एक्स या रो नॉट वाई, तो बताइए कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। तो अगर यहाँ पे डेंसिटी वेरी करती है तो हम यहाँ पे डेंसिटी का ये रिलेशन रख के इंटीग्रेट करेंगे, बट अगर यहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट दी हुई है तो डेंसिटी बाहर आ जाएगी, ये हमें मिलेगा h1 माइनस h2। ठीक है, अगर यहाँ पर P1 जो है, ठीक है, P1 जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर है, P2 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ना, यानी कि H1 जो है वो H है और H2 जो है वो 0 है, अगर फ्री सरफेस है ना, ये हमारे पास क्या है, फ्री सरफेस है अगर, तो हमें प्रेशर क्या मिलेगा। तो अब इस रिलेशन में देखते हैं, तो P1 की जगह रखा P माइनस जीरो इज इक्वल टू रो जी H माइनस जीरो, मतलब एक मिनट, ये मिला P माइनस पी नॉट, तो ये रिलेशन आया P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P जो है, P जो है वो है हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर, P नॉट जो है वो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही जो रो जी एच है दैट इज गॉज प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे P जो है P माइनस पी नॉट और रो जी एच जो है वो गॉज प्रेशर है, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर का रिलेशन रह जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। यानी मैं एब्सोल्यूट प्रेशर का वेरिएशन विथ हाइट अगर देखूँ तो मुझे ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, और यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट अगर देखें तो एक लीनियर ग्राफ है, P नॉट जो है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो अगर एच कांस्टेंट है तो प्रेशर भी सेम रहता है, यानी अगर हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स पे बात करें प्रेशर के लिए, तो प्रेशर की कुछ प्रॉपर्टीज है।
जिसमें हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल बात करें तो प्रेशर जो होता है वो सेम होता है। एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर रिमेन सेम। यानी अगर मैं किसी फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इस फ्लूइड के कुछ पॉइंट अगर मैं देखता हूँ, जैसे ये पॉइंट मैंने कहा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, इसके डेप्थ पे है ना, और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट जो है वो एच है। तो हम क्या देखेंगे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी जो है वो तीनों पे प्रेशर जो होगा पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी होगा, वो होगा रो जी एच के बराबर। अगर यहाँ पे प्रेशर पी नॉट भी है तो प्लस पी नॉट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। इसका रीज़न है कि अगर पॉइंट ए पे बात करो तो पॉइंट ए से ऊपर से नीचे तक का जो ये कॉलम है, ये जो प्रेशर लगा रहा है, ये वाला कॉलम जो इस पे प्रेशर लगा रहा है और ये वाला जो कॉलम प्रेशर लगा रहा है ना, ये सेम है। यानी अगर किसी पॉइंट पे हम प्रेशर की बात करते हैं तो वो प्रेशर जो है उस पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड कॉलम होता है उसकी वजह से लगता है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों पे लेवल सेम है तो प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, है ना। और ये चीज़ ज़रूरी भी है। अगर ऐसा ना हो तो हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर मैं ए और बी के बीच में एक ट्यूब अज्यूम करता हूँ, है ना, अगर ए और बी के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस होता तो फ्लूइड जो है वो फ्लो कर सकता था। पर अगर प्रेशर डिफरेंस जीरो है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर इस लेवल पे कोई फ्लूइड फ्लो नहीं होगा, फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा। तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो दोनों लेवल तीनों पॉइंट पे सेम होगा। अब इसमें कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं कि अगर हम जो कंटेनर है, अगर उस कंटेनर का शेप चेंज करें, तब हमने कहा कि जो पॉइंट है उसके ऊपर का फ्लूइड लेवल जो है यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है। अगर मैं कंटेनर का शेप जो है वो कुछ चेंज कर दूं, यानी कुछ इस तरीके का, ओके, या फिर कुछ इस तरीके का, ठीक है, और फ्लूइड जो है वो मैंने सेम लेवल पे लिया हुआ है, ये, ठीक है, जो फ्लूइड है वो सेम लेवल पे। अब मैं तीन पॉइंट देखता हूँ, ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी, ठीक है। सिमिलरली ए बी और सी। तो जो चीज़ हमने यहाँ देखी वो चीज़ यहाँ पर देखना भी वैसे इजी है। यहाँ पे भी हम देखें जो फ्लूइड है वो ऊपर वाला कॉलम जो है उसकी वजह से लग रहा है ना ये, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखती है कि यहाँ पे ऊपर वाले लेवल जो है वो अभी भी सेम है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम चीज़ें मिलेगी, पी ए इज इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, ओके। बट अगर बात करें यहाँ पर पी बी पे जो प्रेशर आएगा वो रो जी एच के बराबर आ सकता है, बट पॉइंट ए पे, अब पॉइंट ए पर जो लेवल है वो एच से कम है, वो एच वन कुछ होगा। तो यहाँ पे एच वन लेवल का जो वाटर कॉलम है उसकी वजह से जो प्रेशर ए है, अगर वो डिफरेंट हुआ तो फ्लूइड जो है वो यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मतलब क्या हुआ कि पी ए जो है वो पी बी के बराबर है और पी सी के बराबर भी है। तो यहाँ पर ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पा रही, अगर पॉइंट ए पे बात करें तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो पॉइंट बी के बराबर है, वो कैसे पॉसिबल हो पा रही है, ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्लूइड जो है वो कंटेनर की वॉल के साथ जो है यहाँ पर फोर्स फील करता है। यहाँ पर हमारे पास जो कंटेनर है उसकी वजह से फ्लूइड पे नॉर्मल फोर्स लगता है। नॉर्मल फोर्स जो है ये एन, इसका कंपोनेंट जो है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में जो है उसको हमने कहा कोई एन डैश। तो ये जो एन डैश है वो यहाँ पर इस कॉलम ऊपर वाला जो वाटर कॉलम है इसको कंपनसेट करता है। मतलब अज्यूम करें कि यहाँ से यहाँ तक भी अगर वाटर होता तो वाटर भी, अगर ये वाला वाटर होता तो ये वाटर यहाँ पर जितना फोर्स लगाता उतना ही फोर्स जो है वो यहाँ पे एन डैश होता है। तो इस लेवल को जो कंपनसेट करता है वो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट करता है एन डैश, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ए पॉइंट पे प्रेशर की बात करूँ, है ना, तो कैसे होगा भाई, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि पी ए जो है वो इक्वल टू पी बी है, और पी बी जो है वो क्या है यहाँ पे पी नोट प्लस रो जी एच। और पी ए पे जो हम बात कर रहे हैं तो पी ए हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो होगा एन नोट और इस एच वन हाइट के बराबर के फ्लूइड के बारे में, है ना। तो ये होगा रो जी एच वन प्लस एन डैश अपॉन एरिया ए डैश बोल दिया, ठीक है।
तो अभी इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को इक्वेट करके हम एन डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी एच इज इक्वल टू रो जी एच वन प्लस एन डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एन डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच वन। ठीक है, यानी ये हमारे पास आ गया एन डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू पी नॉट प्लस, देखिए यहाँ से रो जी है ना, रो जी कॉन्स्टेंट आ गया एच माइनस एच वन। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो प्रेशर है ना, जो फोर्स है, वो उस हाइट डिफरेंस के बराबर जो फ्लूइड है उसको कंपनसेट कर देता है। तो इस वजह से पॉइंट ए पर जो प्रेशर होता है वो पॉइंट बी के प्रेशर के बराबर होता है। और इस चीज़ को यूज़ करके हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि जो कंटेनर है उसकी वजह से फ्लूइड पे कितना फोर्स लग रहा है, या फ्लूइड की वजह से कंटेनर की वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये इस वाले केस में था। अगर सेकंड केस में देखें, जिसके अंदर यहाँ पर है ना, ये वाला केस अगर देखें, थर्ड वाला जो है, इसमें क्या है, तो इसमें यहाँ पर जो कंटेनर है, ये कंटेनर की ये वॉल जो है, इस पर भी यहाँ पर फ्लूइड की वजह से एडिशनल फोर्स लगता है। और जो एडिशनल फोर्स होता है वो फ्लूइड के इस वाले वॉल्यूम के वेट को कंपनसेट करता है, मतलब बैलेंस करता है। यहाँ का फ्लूइड जो है वो नीचे फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला जो फ्लूइड है ना, इसका जो वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसका जो वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, उसको बैलेंस करने के लिए जो नॉर्मल फोर्स आएगा है ना, उसका कंपोनेंट जो है वो इस वेट को बैलेंस कर लेगा। तो ये वाली चीज़ें यूज़ करके, ये वाली जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये वाला फोर्स भी है निकाल सकते हैं, है ना। सेम तरीका कि यहाँ पे अगर जो प्रेशर है वो यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें, या फिर सिंपली देख सकते हैं कि ये जो फ्लूइड का जो वेट होगा वो इस नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा, तो उस फ्लूइड का वेट देख के हम उस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सेम लेवल पे प्रेशर की बात। अगर इसका एक और केस देखना है तो हम वो चीज़ देख सकते हैं कि इंक्लाइन ट्यूब का, अगर एक ट्यूब जो है उसको मैं इंक्लाइन कर दूँ तो हमने कहा प्रेशर जो है वो लेवल सेम ही रहेगा। देखिए इंक्लाइन ट्यूब या कंटेनर या कोई भी पाइप जो है उसकी हम बात करें, जो अगर ये कोई ट्यूब है जिसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है एच हाइट तक, डेंसिटी जो है उसकी रो है। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया भी माना है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया ए, यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है वो एच है फ्लूइड की। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा है ना, वो होगा हमारे पास रो जी एच के बराबर, है ना। अगर कोई ट्यूब जो है वो इंक्लाइन कंडीशन पे, तो उस कंडीशन में प्रेशर कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखिए इंक्लाइन कंडीशन जो है वो कुछ ऐसी आती है कि अगर आप पूरे कंटेनर की बात करो, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है, और अगर यहाँ पे आप एक इंक्लाइन ट्यूब अज्यूम कर लो, इस तरीके का, तो हमने क्या फ्लूइड के अंदर एक इमेजिनरी इंक्लाइन ट्यूब अज्यूम की है, तो इसका लेवल जो है वो यहाँ पे, तो अगर मैं कहूँ कि आप बताइए कि इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो कितना है ना, पॉइंट ए बोल दिया ये, तो इस लेवल पे जो प्रेशर हो, ये पॉइंट होगा बी, तो ए पर और बी पे प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए ना। तो अगर ये वाली लेंथ जो है एल है और ये वाली हाइट अगर एच है, तो हम जब पी पे प्रेशर की बात करेंगे ना, तो वो पी जो होगा, पी ए जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू पी बी होगा, है ना। और पी बी पे जो प्रेशर है वो है रो जी एच के बराबर, तो जो पी ए होगा वो होगा रो जी एच के बराबर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वर्टिकल हाइट देखनी होगी, बी पे जो प्रेशर है वो वर्टिकल हाइट के बराबर है ना, तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो वर्टिकल हाइट देखनी पड़ेगी, लेंथ की देखनी। तो अगर जैसे मैं ट्यूब के लिए बात करूँ, इंक्लाइन ट्यूब के केस में, ठीक है, और ये जो लेवल है इसी लेवल पे बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक ट्यूब की जो लेंथ है, जो कॉलम है वाटर कॉलम,
उसकी लेंथ जो है वो एल है और इसकी हाइट अगर यहाँ से यहाँ तक एच है, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी एच के बराबर। हाँ, अगर ये इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है तो एच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो होगा रो जी एल साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे एल की फॉर्म में निकालेंगे तो आएगा एल साइन थीटा रो जी एच के बराबर। ठीक है, तो अब एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, ट्यूब को इंक्लाइन करने का फ़ायदा क्या हुआ। यहाँ पे हाइट जो है वो एच है और इंक्लाइन हमने किया तो उसका फ़ायदा क्या मिला हमें। हमें ये फ़ायदा मिला कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो लेंथ जो है वो सेम फ्लूइड सेम प्रेशर डिफरेंस के लिए जो मुझे लेंथ है फ्लूइड के अंदर, जो सॉरी पाइप के अंदर, वो लेंथ मुझे यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। और अगर मैं इंक्लाइनेशन एंगल जितना मतलब इंक्लाइन जो है वो जितना ज़्यादा करूँगा लेंथ उतनी ज़्यादा मिलेगी मुझे। तो उस केस में क्या होगा कि लेंथ मुझे ज़्यादा मिलेगी तो मैं वो रीडिंग ले पाऊँगा। तो इंक्लाइन ट्यूब जो है उसका रीज़न क्या होता है कि अगर हमारे पास प्रेशर डिफरेंस जो है वो बहुत कम है ना, अगर हमें जो प्रेशर मेजर करना है और अगर वो प्रेशर जो है वो बहुत कम है तो उस कंडीशन पे जो ट्यूब के अंदर फ्लूइड की लेंथ आएगी वो कम आएगी। बट अगर मैं उस ट्यूब को इंक्लाइन कर दूँ तो इंक्लाइन की कंडीशन में क्या होगा कि उसी कम प्रेशर डिफरेंस के लिए मुझे जो ट्यूब के अंदर जो लेंथ मिलेगी वो मुझे ज़्यादा मिलेगी और वो लेंथ मैं मेज़र करके फिर बाद में एज की वैल्यू और प्रेशर डिफरेंस जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेंथ ज़्यादा मिलती है और इंक्लाइनेशन एंगल मुझे पता है तो मैं रो जी एल साइन थीटा यूज़ करके वो प्रेशर भी फाइंड कर सकता हूँ। तो इंक्लाइन ट्यूब जो है वो इंक्लाइन ट्यूब का रीज़न क्या होता है, इंक्लाइन ट्यूब जो है वो हमें कम प्रेशर की डिफरेंस की कंडीशन पे, ये वाला फॉर्मूला जो इंक्लाइनेशन वाली कंडीशन है वो कब काम आती है, जब हमारे पास प्रेशर जो होता है जो मेज़र हम कर रहे हैं वो काफ़ी कम है। तो उस कंडीशन पे हमें ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड लेंथ है वो ज़्यादा चाहिए, तो उस कंडीशन पे हम उसे इंक्लाइन कर देते हैं, उससे हमारे पास जो लेंथ है वो ज़्यादा मिलती है तो हम लेंथ ईजिली मेज़र कर पाते हैं। थीटा हमें पता होता है तो रो जी एल साइन थीटा से हम ईजिली उस लो प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है, तो लो प्रेशर जो है मेजर करने के लिए इंक्लाइन ट्यूब जो है वो एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ इलिस्ट्रेशन पे बात करते हैं जो प्रेशर से रिलेटेड है। तो इलिस्ट्रेशन में हमें क्या गिवन है, हमें एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर निकालना है पॉइंट ए बी और सी पे, और एटमॉस्फेयर प्रेशर हमें दिया हुआ 10⁵ पास्कल। डायग्राम अगर हम देखें तो हमारे पास तीन फ्लूइड्स हैं, सबसे नीचे जो है वो मरकरी, उससे ऊपर वाटर और सबसे ऊपर केरोसिन। केरोसिन के लिए जो डेंसिटी है वो हमें गिवन है 800 kg मीटर क्यूब, वाटर के लिए तो हमें पता है 1000 और मरकरी के लिए हमें दिया हुआ है 13.6 × 10⁻³ kg मीटर क्यूब। ठीक है, इनके लिए जो हाइट है ये 0.5 मीटर, इसके लिए 2 मीटर और इसके लिए भी 2 मीटर। हमें बोला हुआ पॉइंट ए फ्री सरफेस से 1 मीटर की डेप्थ पे, पॉइंट बी जो है वो इन दोनों की जो इंटरफेस है उससे 1.5 मीटर की डेप्थ पे, और सी पॉइंट जो है वो यहाँ पे डेप्थ पे। ठीक है, तो हमें पॉइंट ए बी और सी पे प्रेशर निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए के लिए। देखिए पॉइंट ए पर अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं गॉज प्रेशर के लिए। ठीक है, तो पी गॉज प्रेशर क्या होगा पॉइंट ए पे, वो होगा यहाँ पे इस फ्लूइड की हाइट की वजह से, वो होगा रो जी एच के बराबर। रो हमें दिया हुआ है 800, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 1, 8000 मीन्स 8 के, ओके, 8 के पास्कल। और अगर यहाँ पे बात करें एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए तो वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, इसको हम लिख सकते हैं 100 के पास्कल प्लस 8 के पास्कल, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा 108 किलो पास्कल। ओके, अब बात करते हैं पॉइंट बी पे। देखिए पॉइंट बी पे अगर बात करें तो पॉइंट बी पे जो गॉज प्रेशर होगा
वो होगा केरोसिन की कंप्लीट 2 मीटर की जो कॉलम है उसकी वजह से। देखो पॉइंट बी पे बात करें तो अगर मैं इस कॉलम को अज्यूम करता हूँ तो इस कॉलम में यहाँ से यहाँ तक अब कंप्लीट फ्लूइड आता है केरोसिन का और रिमेनिंग ये आता है वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो होगा रो केरोसिन के लिए, जी एच जो है वो केरोसिन की, प्लस रो ऑफ वाटर जी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी है 800 इंटू 10 इंटू हाइट जो है वो 2 प्लस डेंसिटी 1000 10 इंटू एच 1.5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और इंटू 10 1600, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 16 के पास्कल। प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 1000 है और ये 15, ये होगा 15 के पास्कल, ये हो गया हमारे पास 31 के पास्कल। ठीक है, और पॉइंट बी पे ही अगर बात करें एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए तो हो जाएगा 100 प्लस 31 यानी 131 किलो पास्कल। अब बात करते हैं पॉइंट सी पे। देखिए पॉइंट सी पे क्या होगा, तो पॉइंट सी पे हमारे पास जो गॉज प्रेशर आएगा वो होगा केरोसिन की कंप्लीट हाइट की वजह से, यानी कि ये हो जाएगा 800 इंटू 10 इंटू 2 प्लस वाटर की कंप्लीट यानी 1000 इंटू 10 इंटू हाइट 2 प्लस मरकरी की यानी 13.6 1000 इंटू 10 इंटू 0.5। ओके, तो जो हमारे पास गॉज प्रेशर आएगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 104 किलो पास्कल, और जो गॉज एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 204 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट ए के लिए, ये पॉइंट बी के लिए और ये पॉइंट सी के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पी एब्सोल्यूट और गॉज प्रेशर हमारे पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इलस्ट्रेशन 2 के लिए। देखिए इलस्ट्रेशन 2 में क्या हमें क्या डेटा दिया हुआ है, पहले वो एनालिसिस करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 2 में हमें दिया हुआ है ग्लास फुल ऑफ height of 10 centimeter has a bottom area 10 centimeter square, top area 30 centimeter square और उसका जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 1 लीटर। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कंटेनर हमारे पास गिवन है वो कंटेनर जो है वो कुछ इस शेप का है। ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, मतलब ग्लास जो है हमें कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, जो बॉटम एरिया है वो कम है और जो टॉप एरिया है वो ज़्यादा है। ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमें पूछा हुआ है कि फाइंड फोर्स एक्सिटेड बाय वाटर ऑन बॉटम। ये जो बॉटम एरिया है उस पर फ्लूइड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो पूछा हुआ है पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन साइड ऑफ ग्लास ऑन द वाटर, यानी ये जो साइड वॉल है ना, तो साइड वॉल जो है उस पर फोर्स जो है वो कितना है, सेकेंड पार्ट में वो पूछा हुआ है। थर्ड पार्ट में क्या है, इफ ग्लास इज कवर्ड by jar and air inside the jar is completely pumped out, what will be answer of part A and B। मतलब अभी पहले वाले केस के अंदर जो कंटेनर है वो ओपन है, यानी यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो भी होगा P0। पर अगर हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर है उससे अगर हम निकाल देते हैं, ए निकाल दी, तब हमारे पास जो पार्ट ए और पार्ट बी है वहाँ पे प्रेशर कितना होगा। पार्ट डी में पूछा हुआ है इफ ग्लास ऑफ डिफरेंट शेप इज यूज प्रोवाइडेड द हाइट द बॉटम एरिया एंड वॉल्यूम आर अनचेंज विल आंसर ऑफ पार्ट ए एंड बी चेंज। मीन्स अगर हम कंटेनर का जो शेप है वो अगर हम चेंज करते हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी जो है उसमें कोई चेंज आएगा तो वो भी हमें फाइंड करना है।
ओके, यहाँ पे हमें जी जो है वो बोला हुआ है, जी हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है हमें 1.01 इंटू 10 पावर 5। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। देखिए ये हमारे पास कंटेनर, और बोला हुआ है कि ऊपर वाला जो ये एरिया है वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं 30 इंटू 10 पावर -4 मीटर क्यूब। ठीक है, और नीचे वाला जो एरिया है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 10 इंटू 10 पावर -4 मीटर क्यूब। ठीक है, और जो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 1 लीटर। 1 लीटर, या इसे हम बोल सकते हैं 10 पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया। अब हमें निकालना है कि यहाँ पर जो बेस है उसका, बेस पे जो फोर्स है वो कितना है बॉटम पे, और एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो पी नॉट तो है ही। तो जब यहाँ पे बेस पे प्रेशर की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, उससे हमने कहा चलो F1। ठीक है, यहाँ पे बेस पे जो फोर्स लग रहा है उससे हम बोल रहे हैं वो फोर्स कितना है, F1। F1, ठीक है, तो F1 वो फोर्स है जो इसकी बॉटम की सरफेस पे लग रहा है। ठीक है, तो F1 क्या होगा, वो होगा P एब्सोल्यूट उस सरफेस पे इनटू एरिया। ठीक है, अगर इस एरिया को मैं A1 बोलता हूँ और इसको मैं A2 बोलता हूँ, तो ये एरिया जो यूज़ होगा वो A2 यूज़ होगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या आएगा यहाँ से, F1 इज इक्वल टू P एब्सोल्यूट P नॉट प्लस रो जी एच, ओके, इंटू A2 P नॉट 1.01 इंटू 10 पावर 5 प्लस रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 10, और हाइट जो है ना, हाइट हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास 10 की पावर -1। ठीक है, और एरिया जो होगा वो है हमारे पास 10 की पावर -3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 1.01 इंटू 10 पावर 5 प्लस ये हो गया हमारे पास 1000 इंटू 10 पावर -3, यानी ये हमारे पास हो गया 1.101 इंटू 10 पावर 3 प्लस 1000, ओके, इंटू 10 पावर -3। ये हमारे पास हो गया 102 इंटू 10 पावर -3, सॉरी 10 पावर इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -3। तो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स मिला F1 है ना, वो मिलेगा 102 न्यूटन। ठीक है, यानी ये वाला जो सरफेस बॉटम है, बॉटम पे जो फ्लूइड की वजह से फोर्स आ रहा है ना, ये हमारे पास फोर्स ऑन बॉटम ड्यू टू फ्लूइड, या टोटल फोर्स जो है वो है ना, क्योंकि फ्लूइड की वजह से प्रेशर तो सिर्फ रोजीएज की वजह से आता, एब्सोल्यूट प्रेशर से निकाला है ना, तो फोर्स ऑन बॉटम ऑफ ग्लास वो हमारे पास आएगा F1, वो है 102 न्यूटन। अब देखिए सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में हमें पूछा हुआ है कि जो उसकी साइड वॉल है, वो साइड वॉल पे जो फोर्स है वो कितना लग रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पार्ट बी की। ये हो गया हमारे पास पार्ट ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट बी के लिए। डायग्राम दोबारा बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं फ्लूइड के लिए। तो ये वाला जो फ्लूइड है, अगर मैं उस फ्लूइड को सिस्टम मानूं, तो इस वाले सिस्टम पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कौन कौन से होंगे वो चीज़ देखते हैं। तो इस फ्लूइड पे देखिए फोर्स जो लगेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एटमॉस्फेयर की वजह से। यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर है पी नॉट,
तो अगर ये टोटल एरिया जो है वो हमने कहा था एरिया अगर A1 में लेता हूँ, तो इस पे ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स होगा, जिसे मैं कह लेता हूँ F2, वो कितना होगा? वो होगा P नॉट इंटू A1। यानी इस फ्लूइड पे एटमॉस्फेयर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा P नॉट इंटू A1। ये वाला फोर्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से नीचे। फ्लूइड फ्लूइड का जो बॉटम है ना, ये बॉटम जो है ये इस फ्लूइड पे भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और जितना फोर्स फ्लूइड की वजह से बॉटम पे लग रहा है, एक्शन रिएक्शन की वजह से उतना फोर्स ऊपर भी लगेगा। यानी अगर ये F1 था तो ये F2 F3 बोलता हूँ, तो यहाँ पे F1 जो है वो F3 के बराबर होने चाहिए, तो इसे मैं कहता हूँ F3। ठीक है, F3 वो फोर्स जो बॉटम पे फोर्स लग रहा था उसके बराबर है, और F1 हमने निकाला हुआ है, वो था हमारे पास 102 न्यूटन, है ना। तो हमें मिल गया F3। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा फोर्स लगेगा? तो एक फ्लूइड जो है इसका खुद का जो वेट है नीचे की तरफ, वो वेट यहाँ पे जो है नीचे की तरफ लगेगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो W वेट नीचे की तरफ प्लस F2 नीचे की तरफ, इसकी जो वैल्यू है वो हमें ज़्यादा मिलेगी F3 से, है ना। यहाँ पे जो वेट है और जो F2 है, इसकी जो वैल्यू है वो F3 से ज़्यादा मिलेगी। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब एडिशनल फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगना चाहिए, और वो वाला फोर्स कौन सा होगा? वो वही फोर्स होगा जो कंटेनर की वॉल जो है फ्लूइड पे लगा रही है ना। तो यहाँ पर जो कंटेनर की वॉल है उसकी वजह से जो फोर्स है वो मैं कहता हूँ F। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा? वो होगा कि वेट जो नीचे की तरफ है ये, दैट शुड बी इक्वल टू F3 प्लस F। ओके, और यहाँ पे जो F होगा दैट विल बी इक्वल टू वेट प्लस F2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स है, माइनस F3 बॉटम की वजह से जो फोर्स है वो। तो इस रिलेशन से हम प्रेशर फोर्स निकाल सकते हैं कि जो कंटेनर की जो वॉल्स है, साइड वॉल्स है, उसकी वजह से फ्लूइड पे कितना फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे पहले हम वेट वगैरह और बाकी जो चीज़ें वो अलग से निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो एक पड़ेगी वेट की। तो वेट क्या होगा? वेट हमारे पास होता है mg, मास नहीं दिया हुआ तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी जो है वो 1000 है, वॉल्यूम जो है 10⁻³ देखा और जी की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो ये 1000 इंटू 10, तो ये हमारे पास आया 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन फोर्स जो है वो लगेगा उसके वेट की वजह से। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमने ये निकाल ली। अच्छा, दूसरा हमें रिक्वायर्ड है F2। F2 जो है वो अभी हमने देखा, F2 कितना होगा? वो होगा P नॉट इंटू A1। P नॉट 10, सॉरी, जो P नॉट है वो 1.01 इंटू 10⁵। ठीक है, और एरिया जो है वो, एरिया हमें दिया हुआ था 30 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये हमें मिलेगा 10.1 इंटू 30। ओके, और 10.130 मतलब कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 303 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास F2 आ गया, F1 आ गया। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख के निकाल सकते हैं वैल्यू। तो F हमें मिल जाएगा, वेट कितना है? वेट है हमारे पास 10 प्लस F2 303 माइनस F3 कितना है? वो है हमारे पास 102। ठीक है, तो जो हमारे पास नेट आंसर आएगा यहाँ से वो हमें मिल जाएगा 211 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड पे जो वॉल की वजह से जो फोर्स लगेगा वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, वो कितना होगा? 211 न्यूटन। सिमिलर टाइप जो क्वेश्चन है वो हमने बताया कि अगर इंक्लाइन सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है ना, तो उस कंडीशन में जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो क्या होगा? तो उसका रिलेशन जो है वो हम पहले देख चुके हैं।